नमस्कार जय हिंद दोस्तों। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं आप लोगों के बीच। आज का हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में। आज हम जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन से हमें कौन कौन से स्थल प्राप्त हुए, उन स्थलों से हमें क्या क्या सामग्री प्राप्त हुई, इनके उत्खननकर्ता कौन थे और इनकी खोज कब हुई थी और यह कौन सी नदी के किनारे है। इन सब बातों को हम जानेंगे। आज क्या क्या जानेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई से कौन कौन स्थलों की प्राप्त हुई, उन स्थलों की खोज किसने की, वहाँ की खुदाई से क्या क्या प्राप्त हुए और वे किस नदी के तट पर स्थित हैं और वहाँ से कौन कौन अवशेष प्राप्त हुए। तो हम आज बात करने वाले हैं किसके बारे में। हड़प्पा के बारे में, मोहनजोदड़ो के बारे में, चन्हूदड़ो के बारे में और लोथल, राखीगढ़ी, कालीबंगा, बनावली और धौलवीरा, ये सभी स्थान जो हैं सिंधु घाटी सभ्यता की उत्खनन के दौरान प्राप्त हुए हैं। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं किसके बारे में, हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता के बारे में आज हम बात करते हैं हड़प्पा के बारे में। हड़प्पा जो है सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त हुआ था। इसकी खोज सन 1921 ईस्वी में किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पा की खोज सन 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की थी। यह अभी वर्तमान में कहाँ स्थित है? हड़प्पा जो है रावी नदी के बाएं तट पर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। यह बात करें तो हड़प्पा की बात कर रहे हैं अभी, तो यह रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। बाएं तट पर स्थित है। ठीक, बाएं तट पर हड़प्पा जो है यह रावी नदी के बाएं तट पर पाकिस्तान के पंजाब, पाकिस्तान में पंजाब एक वहाँ का स्टेट है। जिस तरह से हमारे यहाँ भी एक स्टेट है पंजाब, उसी तरह से पाकिस्तान में भी क्या है, पंजाब है। पंजाब में एक ज़िला है क्या, मोंटगोमरी। मोंटगोमरी ज़िले में यह स्थित है। मोंटगोमरी ज़िले में स्थित है। ठीक, हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज सन 1921 ईस्वी में किसने की थी? दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। हड़प्पा की खोज सन 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की थी। और यह कहाँ स्थित है? तो यह रावी नदी के बाएं तट पर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। अब बात करते हैं यहाँ से प्राप्त अवशेषों के बारे में। इसके बारे में, अवशेषों के बारे में अब बात करते हैं। इसमें कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए, तो अवशेष की बात करते हैं। तो अवशेष की बात करें तो स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा जो है, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा यहाँ प्राप्त हुआ है, जिसे हम उर्वरता की देवी भी कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? उर्वरता की देवी। स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा। यहाँ अवशेष में स्त्री के कुछ प्राप्त हुआ है, जिसमें क्या किसकी आकृति बनी हुई है? स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधे की आकृति बनी हुई है। उसे हम जिसे क्या बोला गया है? उर्वरता की देवी। उर्वरता की देवी कहते हैं, देवी कहा जाता है, देवी भी कहते हैं। ठीक, क्या था कि सिंधु घाटी सभ्यता में जितने उत्खनन हुए, उस उत्खनन में अभी तक प्राप्त अवशेषों की बात की जाए या अभी तक प्राप्त जितने भी अवशेष प्राप्त हुए, उसमें हड़प्पा में जो एक अन्नागार स्मारक है, तो हड़प्पा में एक अन्नागार स्मारक प्राप्त हुई थी। क्या? अन्नागार स्मारक प्राप्त हुई थी, जो कि अभी तक की प्राप्त अवशेषों की बात करें तो उसमें क्या है? सबसे बड़ी इमारत है। कौन सी? अन्नागार इमारत सबसे बड़ी इमारत भी है। सबसे बड़ी इमारत है सिंधु घाटी सभ्यता में, सबसे बड़ी इमारत है।
सबसे बड़ी इमारत, सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? अन्नागार है। और यहाँ पर एक शंख का बैल भी प्राप्त हुआ था, शंख का बैल। शंख का बैल भी प्राप्त हुआ था। ये हड़प्पा में क्या क्या प्राप्त हुआ था? स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा जिसे हम उर्वरता की देवी भी कहते हैं। और अन्नागार जो है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, वो कहाँ प्राप्त हुई? हड़प्पा में प्राप्त हुई। और क्या क्या यहाँ मिला था? बात करें तो गेहूँ और जौ के दाने, गेहूँ और जौ के दाने भी मिले हैं। ये तो हो गई हमारी हड़प्पा के बारे में। हड़प्पा में एक बार रिपीट कर लेते हैं। हड़प्पा की खोज सन 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की थी। यह अभी वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो यह वर्तमान में बात की जाए तो यह वर्तमान में रावी नदी के बाएं तट पर पाकिस्तान के पंजाब में मोंटगोमरी ज़िले में स्थित है। पंजाब के मोंटगोमरी ज़िले में स्थित है। और इसकी खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की थी। यहाँ पर अवशेष की हड़प्पा में प्राप्त अवशेषों की बात की जाए तो स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा प्राप्त हुआ है, जिसे हम उर्वरता की देवी कहते हैं। एक शंख का बना हुआ बैल प्राप्त हुआ है। और सिंधु घाटी सभ्यता में अभी तक प्राप्त अवशेषों में बात करें तो अभी तक की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार भी हड़प्पा से ही प्राप्त हुई है। और बात करें तो यहाँ पर गेहूँ और जौ के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, गेहूँ और जौ के दाने भी प्राप्त हुए थे। तो ये तो हो गया हमारा हड़प्पा। अब बात कर लेते हैं किसके बारे में? मोहनजोदड़ो के बारे में। अब बात कर रहे हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ क्या होता है? मुर्दों का टीला। सिंधी भाषा में इसका अर्थ होता है क्या? सिंधी भाषा में इसका अर्थ क्या होता है? सिंधी भाषा में इसका अर्थ होता है मुर्दों का टीला, मुर्दों का टीला। ठीक, मुर्दों का टीला होता है। मोहनजोदड़ो की खोज सन 1922 ईस्वी में, कब? 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने की थी। राखलदास बनर्जी ने सिंधी भाषा में इसका अर्थ क्या होता है? मुर्दों का टीला। और इसकी खोज सन 1922 ईस्वी में किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने। यह किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह सिंध नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर? सिंध नदी के तट पर स्थित है। दूसरा पॉइंट। या तीसरा पॉइंट में यह सिंध नदी के तट पर स्थित है। कौन सी? सिंध नदी। किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। तो मोहनजोदड़ो के उत्खनन में एक विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ था, जो कि चौरस टाइप का है, जिसके चारों तरफ क्या है? बरामदे हैं। और बरामदों के पीछे एक कमरा है, कमरे बने हुए हैं। और तैरने के लिए क्या था? जलाशय था। जलाशयों में और जलाशय में पानी भरने के लिए वहाँ पर बहुत सारे कुएं के भी अवशेष मिले हैं। और इन जलाशय की बात करें तो इसका प्रयोग, यह जो स्नानागार था इसे पक्की ईंटों से बनाया गया था। और इसके चारों बात करें तो कुओं के चारों तरफ क्या था कि सीढ़ियाँ बनी हुई थी, ताकि आसानी से पानी निकाल कर और जलाशय में डाला जा सके। जोदड़ो में जो विशाल स्नानागार था इसे धार्मिक कार्यों के लिए बनाया गया था। विशाल स्नानागार का महत्व धार्मिक कार्यों से था। इसका प्रयोग धार्मिक कार्यों में किया करते थे। और इसका निर्माण पक्की ईंटों से हुआ था। इसका निर्माण इतना सुदृढ़ हुआ था कि इसके अवशेष आज भी उपलब्ध हैं। जोदड़ो में विशाल स्नानागार के अवशेष जो हैं वो क्या हैं? आज भी उपलब्ध हैं। तो यहाँ पर अवशेषों की बात कर रहे हैं। अवशेष में मोहनजोदड़ो जो है सिंध यानी पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में स्थित है। यह स्थित कहाँ है? बात कर लेते हैं। तो सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में स्थित है। पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में स्थित है। लरकाना ज़िले में यह स्थित है। ठीक। और यहाँ पर अवशेषों की बात करते हैं। नंबर 4 में अवशेष की बात करें तो यहाँ से एक बृहद स्नानागार प्राप्त हुआ है। बहुत ही बड़ा स्नानागार प्राप्त हुआ है। ठीक।
बृहद स्नानागार प्राप्त हुआ और 6 भट्ठों के अवशेष भी यहाँ से प्राप्त हुए। क्या? 6 भट्ठों के अवशेष, 6 भट्ठों के अवशेष भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। मिट्टी का तराजू भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। मिट्टी का तराजू भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। रिपीट कर लेते हैं। मोहनजोदड़ो यह पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में स्थित है। इसकी खोज सन 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी ने की थी। यह पाकिस्तान के सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में स्थित है। और इसमें बात की जाए अवशेषों में तो इसके उत्खनन में बृहद स्नानागार प्राप्त हुआ है, जो कि धार्मिक महत्व रखता था, जिसका प्रयोग लोग धार्मिक कार्यों में स्नान के लिए किया करते थे। और यह स्नानागार इतना महत्वपूर्ण था कि बृहद स्नानागार जो था इतना महत्वपूर्ण और इतना सुदृढ़ बनाया गया था, जिसमें पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था, कि उसके अवशेष आज भी विद्यमान हैं। और वहाँ पर 6 भट्टों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, मिट्टी का तराजू प्राप्त हुआ है और भी बहुत सारी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। तो ये तो हो गया हमारा मोहनजोदड़ो। अब ये हो गया हमारा मोहनजोदड़ो। अब बात कर लेते हैं चन्हूदड़ो के बारे में। चन्हूदड़ो जो है यह मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दूर संधव नगर यानी पाकिस्तान में स्थित था। कहाँ था? मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दूर था। मोहनजोदड़ो से चन्हूदड़ो जो था, यह मोहनजोदड़ो से दक्षिण पूर्व में मोहनजोदड़ो के दक्षिण पूर्व में, यहाँ लिख लीजिए मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में सिंध यानी पाकिस्तान में स्थित है। चन्हूदड़ो मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में सिंध पाकिस्तान में स्थित है। इसकी खोज सन 1934 में एम गोपाल मजूमदार ने की थी। इसकी खोज किसने की थी? 1934 ईस्वी में एन गोपाल मजूमदार ने की थी। इसकी खोज की बात करें तो खोज की 1934 ईस्वी में एन गोपाल मजूमदार ने की थी। एन गोपाल मजूमदार ने 1934 ईस्वी में इसकी खोज की थी। चन्हूदड़ो में एकमात्र पूरा स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार के दुर्ग की बात करें तो यहाँ पर किसी भी प्रकार के दुर्ग के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार के दुर्ग का अवशेष प्राप्त नहीं हुआ है। यहाँ पर एक पूरा स्थल की बात करें तो एक पूरा स्थल प्राप्त हुआ है जहाँ पर वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई हैं। क्या प्राप्त हुई है? वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई है। इसकी खोज सन 1934 में एन गोपाल मजूमदार ने की थी। इसकी बृहद उत्खनन की बात करें तो 1935 ईस्वी में अर्नेस्ट मैके जो थे इसके क्या थे? उत्खननकर्ता थे, जो कि 1935 ईस्वी में इसका उत्खनन करवाया था। कौन? अर्नेस्ट मैके ने 1935 ईस्वी में इसका क्या करवाया था? उत्खननकर्ता की बात करें तो कौन थे? उत्खननकर्ता कौन है? तो अर्नेस्ट मैके हैं। और यहाँ से प्राप्त अवशेष की बात कर लेते हैं अब, और क्या क्या अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये बात हो रही है अभी किसकी? इसकी चन्हूदड़ो की। तो यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ है? वक्राकार ईंटें प्राप्त हुए थे। क्या? वक्राकार ईंटें प्राप्त हुए हैं। हाथी की अलंकृत हाथी यानी अलंकृत
हाथी का चित्र वहाँ पर प्रदर्शित है, उसका अवशेष प्राप्त हुआ है। और वक्राकार ईंटें भी प्राप्त हुए हैं। और यहाँ पर 4 पहिए वाली गाड़ी, 4 पहिए वाली गाड़ी, 4 पहिए वाली गाड़ी के भी अवशेष प्राप्त हुए। कहाँ पे? चन्हू-दड़ों में एकमात्र पुरास्थल की प्राप्ति हुई है, जहाँ से वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई हैं। चन्हू-दड़ों की खोज किसने की थी? तो एन गोपाल मजुमदार ने 1934 ईस्वी में की थी। 1935 ईस्वी में अर्नेस्ट मैके ने इसका उत्खनन करवाया था। यह मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में सिंध प्रांत के पाकिस्तान में स्थित है। और इसकी खोज 1934 ईस्वी में एन गोपाल मजुमदार ने की थी। यहाँ से वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई। 1935 ईस्वी में अर्नेस्ट मैके ने इसका उत्खनन करवाया था, यानी उत्खननकर्ता का नाम कौन है? तो अर्नेस्ट मैके हैं। अब बात करते हैं लोथल के बारे में बात करने वाले हैं। लोथल जो है गुजरात के अहमदाबाद जिले के समीप सरगवाला एक गांव है, जिसके निकट सरगवाला गांव के समीप स्थित है। सरगवाला गांव के समीप क्या है? भोगवा नदी है, वहां पर यह स्थित है। कहाँ बात करें तो गुजरात के अहमदाबाद गुजरात के अहमदाबाद जिले के सरगवाला गांव के दक्षिण में गुजरात के अहमदाबाद जिले के सरगवाला गांव के दक्षिण में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर? दक्षिण में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। भोगवा नदी के तट पर स्थित है। लोथल एक ऐसा स्थल था जो कि पश्चिम एशिया से व्यापार का प्रमुख स्थल था। लोथल एक बंदरगाह था जो कि पश्चिम एशिया से क्या था कि व्यापार का प्रमुख स्थान था या प्रमुख केंद्र था। लोथल की बात करें तो यह बंदरगाह था। क्या था? बंदरगाह जहाँ से किधर का व्यापार होता था? पश्चिम एशिया तक व्यापार होता था। पश्चिम एशिया में व्यापार का मुख्य केंद्र था। क्या था? व्यापार का मुख्य केंद्र था। व्यापार का मुख्य केंद्र था। लोथल की बात करें तो यहाँ पर लोथल में 20 समाधियाँ प्राप्त हुई थी। जहाँ लोथल में 20 समाधियाँ प्राप्त हुई हैं। क्या? 20 समाधियाँ प्राप्त हुई हैं। 20 समाधियाँ प्राप्त हुई हैं। 20 समाधियाँ प्राप्त हुई हैं। लोथल में 20 समाधियाँ प्राप्त हुई हैं, जिनमें क्या है? 3 युग्मित समाधियाँ हैं। 3 जुड़े हुए समाधि कहाँ से प्राप्त हुई है? तो लोथल से। 3 युग्मित यानी 3 जुड़े हुए 3 जुड़े हुए समाधि भी 3 युग्मित समाधि भी 3 युग्मित समाधि के भी साक्ष्य मिलते हैं। क्या? साक्ष्य मिलते हैं। अब किसके बारे में बात कर रहे हैं? राखी गढ़ी के बारे में। राखी गढ़ी के बारे में बात करें तो राखी गढ़ी जो है यह हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। हरियाणा के
हिसार जिले में स्थित है। हरियाणा के हिसार जिले में कौन स्थित है? तो राखीगढ़ी जो है यह हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। राखीगढ़ी की बात करें तो यहाँ से अन्नागार और कुछ सुरक्षा उपकरण के भी साक्ष्य मिलते हैं। लोथल की खोज किसने की थी? तो डॉक्टर एस.आर. राव ने 1955 ईस्वी में की थी। इसको आप लोग लिख लीजिएगा, डॉक्टर एस.आर. राव ने, एस.आर. राव ने 1955 ईस्वी में की थी। डॉक्टर एस.आर. राव ने 1955 ईस्वी में किसकी खोज की थी? तो लोथल की थी। लोथल की खोज 1955 ईस्वी में डॉक्टर एस.आर. राव ने की थी। अभी हम बात कर रहे हैं राखीगढ़ी के बारे में। तो राखीगढ़ी जो है हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। वर्ष 2012 में ग्लोबल हेरिटेज फंड ने इसे एशिया के 10 विरासत स्थलों में शामिल किया है। इसमें 10 एशिया के 10 विरासत स्थलों में शामिल किया है, जिसका मतलब क्या है कि नष्ट हो जाने का खतरा है। उसमें ग्लोबल हेरिटेज फंड वह है, मतलब जिसमें जो कोई स्थल या जिसमें ऐसे कई स्थल होते हैं जिनके मतलब नष्ट हो जाने का खतरा रहता है, तो उसमें इसको शामिल किया गया है। किसे? वर्ष 2012 में ग्लोबल हेरिटेज फंड ने इसे एशिया के 10 विरासत स्थलों में शामिल किया है। किसमें? विरासत स्थलों में शामिल किया है। शामिल किया है। ठीक। ग्लोबल हेरिटेज फंड उन स्थलों को शामिल करती है जिनके विलुप्त हो जाने का या जिनके नष्ट हो जाने का खतरा रहता है। अब बात करते हैं आपके कालीबंगा के बारे में। किसके बारे में? कालीबंगा के बारे में। कालीबंगा जो है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले, घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है। ठीक। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? कालीबंगा का अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ होता है। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? अर्थ इसका बात करें कालीबंगा का, तो काले रंग की चूड़ियों से। क्या? काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काली रंग की चूड़ियाँ। इसकी खोज की बात करें तो कालीबंगा की खोज 1951 ईस्वी में अमलानंद घोष ने की थी। किसने की थी? 1951 ईस्वी में अमलानंद घोष ने अमलानंद घोष ने 1951 ईस्वी में इसकी खोज की थी। और इसके उत्खनन की बात कर लेते हैं। उत्खनन करता कौन है? उत्खनन करता तो 1961 ईस्वी में बीबी लाल और बीके थापर, बीबी लाल और बीके थापर
1961 ईस्वी में बीबी लाल और बीके थापर ने इसका उत्खनन करवाया था। और बात करें तो कालीबंगा में जुते हुए खेतों के भी साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ पर कालीबंगा में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है? कालीबंगा और रंगपुर में तो कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था। कच्ची ईंटों का प्रयोग कालीबंगा में किया गया है। यहाँ पर कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है। एक पॉइंट और लिख लीजिए, कच्ची ईंटों का प्रयोग। कच्ची ईंटों का प्रयोग इसमें कच्ची ईंटों के साक्ष्य मिलते हैं। अवशेष को में लिख लीजिए, कच्ची ईंटों का प्रयोग, कच्ची ईंटों के अवशेष, जुते हुए खेतों के साक्ष्य भी मिलते हैं। क्या क्या? जुते हुए खेतों के साक्ष्य भी मिलते हैं। और यहाँ पर क्या मिला था? मिट्टी के मनके भी यहीं से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? मिट्टी के मनके भी कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। और यहाँ पर 7 आयत के आकार की आयताकार 7 अग्नि वेदिकाएँ मिली हैं। अग्नि वेदिकाएँ तो ये हो गया हमारा कालीबंगा। अब बात कर लेते हैं बनावली और बनावली के बारे में। बनावली के बारे में बात करते हैं। बनावली जो है हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है। इसकी खोज सन 1973 ईस्वी में आर.एस. बिष्ट ने की थी। आर.एस. बिष्ट ने। यह कहाँ स्थित है? हरियाणा के फतेहाबाद हरियाणा के फतेहाबाद जिले में सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। कहाँ? सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। ठीक। इसकी खोज की बात करें तो इसकी खोज सन 1973 ईस्वी में आर.एस. बिष्ट ने की थी। कौन? आर.एस. बिष्ट ने की थी। ठीक। बनावली में सबसे ज़्यादा जौ के साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले हैं? सबसे ज़्यादा जौ। बनावली में की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जौ मिला है। क्या? सबसे ज़्यादा जौ मिला है। क्या? सबसे ज़्यादा जौ मिला है। बनावली की बात करें तो क्या था कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो में पानी के निकास की व्यवस्था बहुत ही सुदृढ़ थी। पर यहाँ पर क्या था कि बनावली में पानी का अभाव था। पानी के निकास का भी अभाव था। यहाँ पर क्या था? यहाँ जल निकास का अभाव था। जल निकास का अभाव। हड़प्पा में क्या था कि वहाँ पर नालियाँ जो थी ऊपर से ढकी होती थी। घरों का गंदा पानी नाली से होता हुआ शहर की मुख्य नालियों में जाकर मिलता था ताकि वहाँ का शहर साफ सुथरा रहता था। अब यहाँ था कि नाली ही नहीं थी तो घर का गंदा पानी जाए किधर? तो नाली निकालने का जल निकास का अभाव था। और यहाँ पर एक अवशेष में बात करें तो एक मिट्टी का बना हुआ हल प्राप्त हुआ है। क्या? मिट्टी का बना हुआ हल प्राप्त हुआ है। मिट्टी का बना हुआ हल प्राप्त हुआ है। अब हमारा लास्ट है धौलवीरा। क्या? हमारा लास्ट क्या है? धौलवीरा। धौलवीरा जो है यह गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित है। यह
गुजरात के धौलवीरा जो है गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित है। इसकी खोज सन 1967 ईस्वी में जेपी जोशी ने की थी। किसने की थी? जेपी जोशी ने की थी। तो लिख लेते हैं यह गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित है। भचाऊ तालुका में स्थित है। भचाऊ तालुका में स्थित है। इसकी खोज की बात करें तो इसकी खोज 1967 ईस्वी में 1967 ईस्वी में जेपी जोशी ने की थी। कौन किया था? जेपी जोशी ने 1967 ईस्वी में इसकी खोज की थी। गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित है। और बात करें तो धौलवीरा में जो लोग थे जल के बचाव या जल संरक्षण के बारे में भली भांति परिचित थे। यहाँ पर नगर जो था 3 भागों में बटा हुआ था। प्रथम भाग था दूरभाग, दूसरा था मध्यम भाग और इसके बाद निचला भाग। धौलवीरा में क्या प्राप्त हुआ है? धौलवीरा में अवशेष की बात करें तो एकमात्र खेल का स्टेडियम प्राप्त हुआ है। क्या? एकमात्र खेल का स्टेडियम यानी खेल का मैदान प्राप्त हुआ है। खेल का स्टेडियम यानी खेल का मैदान भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। यहाँ के लोग जल संरक्षण के बारे में भली भांति परिचित थे। जल के बचाव या जल का महत्व जानते थे। जल का महत्व जिस तरह से आज एक नारा है, जिस तरह से आजकल एक कैंपेन चला है जिसमें जल बचाओ और कल बचाओ, तो उसी तरह पहले लोग क्या था कि जल संरक्षण या जल पानी का बचाव किया करते थे। तो दोस्तों हमारा ये हो गया सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल, जिसमें हमने सभी को पूरा विस्तृत से अध्ययन किया है। अगर इसमें कोई भी टॉपिक छूट गया हो तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नया लेके नई सीख के साथ।